आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 के सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 2 महीना से मंथली एग्ज़ाम हो रहा है और उसी श्रृंखला में ये अक्टूबर मंथ के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 1 से 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें से आपको 24 क्वेश्चन के जवाब देना है। उसी प्रकार से सब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और जवाब आपको कम देना है। जैसे कि आप लोग आगे देखेंगे कि लघुत्तरीय जो प्रश्न है वह आपको 10 क्वेश्चन देगा लघुत्तरीय में, जिसमें से आपको मात्र 5 के जवाब देना पड़ता है। फाइनल में क्या रहेगा वो बाद में तय होगा। अभी जो दिया गया है उसमें 10 में से आपको 5 जवाब देना पड़ता है लघुत्तरीय में। और दीर्घोत्तरीय की बात करें तो दीर्घोत्तरीय में आपको 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें 4 के जवाब देना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उस सबका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जो भी अन्य तथ्य बताने की आवश्यकता होगा उसकी भी चर्चा किया जाएगा। तो आप लोगों का काम क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन के सॉल्व होगा, एक्स्ट्रा जो भी तथ्य बताया जाएगा उस एक्स्ट्रा तथ्य को आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में ही नोट करते जाए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जगह बचा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है उसे कोशिश करना कि क्वेश्चन पेपर में ही लिख ले और लास्ट में इसका एक बार रिविजन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया था? सुलभ समाचार का प्रकाशन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा 3 पत्रिका के प्रकाशन किया गया है। पत्र पत्रिका अभी के लिए आप एक ही समझेंगे, हालांकि पत्र पत्रिका किताब सब अलग अलग होता है, लेकिन 10th में आपको सिर्फ किताब का नाम दे देगा, ये नहीं पूछा कि कौन पत्र है, कौन पत्रिका है, कौन बुक है। तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा जो लिखा गया कृति है उसमें से एक है ब्रह्मनिकल मैगजीन। क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन ये राजा राम मोहन राय के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया किताब है। इसके अलावा बात करें तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया किताब है। इसके अलावा मीरात उल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया किताब है। आप लोग नोट करते जाएंगे। बगल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रचना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन और पूछ लेता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। ये सभी 10th के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े के मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बम्बई में। सन 1854 ईस्वी में सबसे पहले बम्बई में सूती कपड़ा का मिल स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? देखिए यहाँ पर वापस लिया के बात पूछ रहा है। बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने, यहाँ पर ज न होकर के ग होगा, लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह बंगाल के विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में और विभाजन करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। लेकिन सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये जो रद्द हुआ था उस समय भारत के वायसराय जो था वो था लॉर्ड हार्डिंग। तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के समय विभाजन हुआ था बंगाल के, और लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसके समय में भारत में ट्रेन चला था। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो भारत में पंचायती राज संस्था, याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, पंचायती राज संस्था भारत में जो शुरुआत हुआ था
वह शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। तो लॉर्ड रिपन के वजह से ही भारत में पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? देखिए यहाँ पर गोलमेज जो सम्मेलन है, ये गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। पहला गोलमेज हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज हुआ था 1932 में। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में तीनों गोलमेज हुआ था। 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। इसमें से जो गांधी जी भाग लिए थे, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसमें गांधी जी भाग लिए थे। तो गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहनुक कंबोडिया के शासक थे। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को जब मिला देते हैं तब इन तीनों को मिला देने पर हिंद चिन्ह बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हिंद चिन्ह में कौन कौन देश आता है? तो हिंद चिन्ह में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों देश हिंद चिन्ह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है? तो खुदाई खिदमतगार, चेका, आज़ाद दस्ता, ये सभी एक तरीका से गुप्त पुलिस संगठन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये जो चेका है, ये चेका लेनिन के द्वारा बनाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन रूस के शासक लेनिन ने किया था। खुदाई खिदमतगार की बात करें तो इसका गठन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार के गठन किया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया गया था और ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। तो याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो फिर नागपुर अधिवेशन में रखा गया और नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ समझौता दिया हुआ है सी नंबर में, इसे भी ध्यान रखेंगे। जो लखनऊ अधिवेशन है यह हुआ था 1916 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए लखनऊ अधिवेशन है कि क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गया? तो नरम दल और गरम दल दोनों एक हुआ था इसी लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिक की औसत आय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो होता है वह एक औसत आय होता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय के एक फार्मूला हो गया, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PCI, पर कैपिटा इनकम। ये बराबर होता है देश के कुल आमदनी बटा देश के कुल जनसंख्या। तो जब देश के कुल आमदनी को देश के कुल संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो गोवा के है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा के। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण। जितने भी निर्माण और विनिर्माण है ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। हालांकि चतुर्थ और पंचम भी होता है, लेकिन 10वां के अनुसार आपको अर्थव्यवस्था के 3 ही क्षेत्र पढ़ना पड़ता है। कृषि और पशुपालन ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। याद रखेंगे, कृषि और पशुपालन ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा।
विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आएगा और जो संचार है ये आएगा तृतीयक क्रियाकलाप में। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा 1991 ईस्वी में और क्या हुआ था? तो जो सोवियत संघ है यूएसएसआर, इस यूएसएसआर का विघटन भी 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है? तो एजेंसी कार्य में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यह होगा जी, यानी एक होता है सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज क्या होता है ये आप लोग जब मेन लेक्चर देखिएगा तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करें, सिक्योरिटीज की चर्चा हम लोग जब मुख्य वीडियो बनाएंगे, जो चैप्टर के पर डिटेल से वीडियो बनाया जाएगा तब डिटेल से इसका चर्चा किया जाएगा। तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना एजेंसी संबंधी कार्य है। लाभांश का संकलन यानी कि कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स, देखिए डिविडेंड जो होता है ये भी आपको बताया जाएगा मेन लेक्चर में ही। और बीमे के किस्त का भुगतान, ये तीनों एजेंसी संबंधी काम है। लेकिन लॉकर की सुविधा देना एजेंसी संबंधी काम नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बैंक, याद रखेंगे, बैंक लॉकर की सुविधा देता है, बैंक लॉकर की सुविधा देता है, लेकिन लॉकर की सुविधा देना बैंक के एजेंसी संबंधी काम नहीं है। बाकी ऊपर के ABC तीनों के तीनों एजेंसी संबंधी काम है। नेक्स्ट है, अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? तो अल्पकालीन ऋणों का लेन देन ये भारतीय मुद्रा बाजार में होता है। भारतीय मुद्रा बाजार, अल्पकालीन ऋण का मतलब है जिसको कम समय के लिए दिया जाए। आप पढ़िएगा वित्तीय संस्था के बारे में। तो वित्तीय संस्था जो होता है उसका दो भाग होता है, एक है भारतीय पूंजी बाजार और एक है भारतीय मुद्रा बाजार। ये जो मुद्रा बाजार है ये अल्पकालीन ऋण देती है, यानी कम समय के लिए ऋण देती है। ये जो पूंजी बाजार है ये दीर्घकालीन ऋण देती है। तो याद रखेंगे, पूंजी बाजार की बात करें तो दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए ऋण देती है और मुद्रा बाजार कम समय के लिए ऋण देती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या कभी कभी शॉर्ट में लिख देगा आपको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। और क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर सके, उदार बना सके। ऑप्शन पहला में करा विश्व बैंक। ये जो विश्व बैंक है ये बना था 1944 में, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बना था 1944 में ही बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 ईस्वी में। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, तो दोनों बना था 1944 में, काम करना शुरू किया 1945 में। और ये दोनों के मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन DC। याद रखेंगे वाशिंगटन DC में ये दोनों का क्या है, मुख्यालय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा में। मनरेगा में 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था ये पहले इसका नाम था नरेगा, पहले इसका नाम था नरेगा, नरेगा, ये नरेगा। और इसकी शुरुआत हुआ था सन 2006 ईस्वी में, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ गया मनरेगा। और ये 365 दिन में यानी कि एक वर्ष में यह कम से कम 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी देती है। काम के बदले अनाज योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुआ था 2004 ईस्वी में, 2004 में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक लौह अयस्क होता है। लोहा के कुल 4 अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। आप लोग लिख लेंगे नाम, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, चारों का नाम लिख लेंगे। प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है?
प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम है झूम कृषि। झूम कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो झूम खेती है ये पहले किया जाता था बहुत ज़्यादा, अब कम हो गया है। इसमें क्या होता था, जंगल के खास इलाका को पहले यहाँ पर जितने भी पेड़ था उस सभी पेड़ को काट करके ये समतल जमीन यानी कि साफ करता था, और साफ करने के बाद यहाँ पर आग लगा करके पूरे जंगल को साफ कर देता था, और फिर बीज छिड़क करके खेती करता था। फिर खेती करने के कुछ समय के बाद उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाता था और वहाँ पर जंगल को काट करके आग लगाकर खेती करता था। उसका नाम दिया गया झूम खेती। ये भारत के पूर्वी राज्य में होता है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, इन सब राज्य में झूम खेती होता है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये स्थित है भारत के उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट है जो काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पन्ना। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कान्हा। तो क्वेश्चन पूछेगा पन्ना कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको मिलेगा घाना। घाना ये आपको मिलेगा राजस्थान में। रणथंभौर की बात करें तो ये भी मिलेगा राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको दुधवा। दुधवा और चंद्रप्रभा। दुधवा, चंद्रप्रभा ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953 में। आपको 3 राष्ट्रीयकरण याद रखना है। सबसे पहले रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। फिर पूछेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। यह है व्यावसायिक बैंक। रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, और अभी जो बोले 1969 यह है व्यावसायिक बैंक। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। तीनों याद रखेंगे, तीनों से क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन के। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ये जो कपास है ये काली मिट्टी में पाई जाती है। याद रखेंगे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में कपास के फसल होता है। नेक्स्ट जीवन रेखा क्या है। ये जीवन रेखा है यह एक रेलगाड़ी का नाम है, जीवन रेखा एक्सप्रेस। जीवन रेखा एक्सप्रेस की शुरुआत होता है 1991 ईस्वी में। है क्या जीवन रेखा एक्सप्रेस? एक ऐसा ट्रेन है जो चलता फिरता हॉस्पिटल की तरह। जैसे कि ट्रेन है, इस ट्रेन में ये बोगी है, इस बोगी में क्या होगा, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे और दवा वगैरह होगा। ये ट्रेन क्या होता है, चलते रहता है और स्टेशन पर रुक करके ये वहाँ जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर पहले से जानकारी दे देगा कि हम इस स्टेशन पे आने वाले 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, और वहाँ पर पहुँच करके ये वहाँ पर इलाज करता है लोग को और फिर ये आगे की ओर बढ़ जाती है। तो चलता फिरता एक तरीके से क्या है, अस्पताल है। जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है, एक रेलगाड़ी है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया था तारापुर में। क्वेश्चन पूछा तारापुर कहाँ है, तो तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। तारापुर कहाँ है जी, तो तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और इसका स्थापना हुआ था 1955 में। क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है, तो तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र 6 है। हालांकि अब तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपसे पूछेगा तब 6-7 बोलेंगे, क्योंकि आपकी किताब के अनुसार 7 है, लेकिन अभी ज़्यादा संख्या हो गया है। कहाँ कहाँ पर यह क्वेश्चन पूछता है, तो नरौरा जो है, ये नरौरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। ये क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबको आप लिख लेंगे कॉपी पर या क्वेश्चन में जहाँ जगह मिले नोट करते जाएंगे। तारापुर बताया महाराष्ट्र में है, और जो कैगा है ये कैगा आपको मिलेगा कर्नाटक में। तो कैगा ये कर्नाटक में हो गया, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में हो गया। इस तरह से और भी है, जैसे कि एक है राणा प्रताप। फिर से देखेंगे राणा प्रताप। ये जो राणा प्रताप है ये राजस्थान में है।
कल्पक्कम के साथ साथ एक है कूडम कूलन। कूडम कूलम, ये जो कूडम कूलन है यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में। चलिए अगला है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है यह भूकंप के सबसे खतरनाक जोन जोन 5 में आता है। सबसे खतरनाक जोन कौन होता है? जोन 5 होता है। और सबसे कम कौन होता है खतरा वाला? तो जोन 1 होता है। जोन 1 अब खत्म कर दिया गया है। पहले भूकंप के 5 जोन था, लेकिन अब हो गया है 4 जोन। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो 5 ही जवाब दे के आएंगे, लेकिन ऐसे कोई पूछेगा तो उसका जवाब होगा 4, क्योंकि जोन नंबर 1 जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। अतः अब जोन की संख्या कितना रह गया है? 4 रह गया है। तो ये जो कच्छ जगह है, या कच्छ पूछे या पूछे आपसे भुज, गुजरात के भुज जगह, ये कौन आता है जोन में? ये जोन नंबर 5 में आता है। जोन 5 बहुत खतरनाक होता है, मतलब यहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहता है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? यह है कृष्णा नदी पर। ट्रिक से याद रखेंगे, नागा अर्जुन में एक शब्द मिलेगा अर्जुन, और जहाँ अर्जुन रहेंगे वहाँ पर कृष्णा भी रहेंगे। तो कृष्णा नदी पर कौन है? नागा अर्जुन परियोजना। नेक्स्ट है, सोना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? सोना मीटर द्वारा सुनामी को मापा जाता है। और रिक्टर स्केल से किसको मापते हैं? तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। याद रखेंगे, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापते हैं और सोना मीटर से सुनामी को मापते हैं। अगला है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये कहलाता है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक कहलाता है। नेक्स्ट है, नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय, नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? यहाँ पर नगरपालिका पूछ रहा है, इस राइट आंसर हो जाएगा इसका 12। नगर अगर पूछेगा आपसे ग्राम पंचायत के बारे में तो पंचायती राज संस्था ग्राम पंचायत से हो जाएगा 11। 8वें अनुसूची में क्या है? तो 22 भाषा की चर्चा है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी किया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कब किसने किया? लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लोजपा, लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, इसका गठन किए थे रामविलास पासवान जी। कब किए थे? सन 2000 ईस्वी में। तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। पूछेगा चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह है बंगला, जो घर होता है बंगला, यही इसका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? देखिए 0% आरक्षण नहीं प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनेंगे। अभी की बात करें वर्तमान में, तो अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा भारत के संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। लेकिन अभी पूछे तो इसमें अगर 0% आरक्षण नहीं दिया गया है। भारत में पंचायती राज संस्था जो है, ये जो संस्था पंचायती राज संस्था, इसी संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 33%। संसद में अधिकार नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अभी के लिए 33% दे दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप डी लगा के आएंगे, इनमें से कोई नहीं। हाँ, पंचायती राज संस्था पूछेगा तो पंचायती राज संस्था में कितना परसेंट है? 33% है। और पंचायती राज संस्था में बिहार में कितना परसेंट दिया गया है? तो बिहार में दिया गया 50%। याद रखेंगे, पंचायती राज संस्था को छोड़ करके कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी जो रिसेंट के बात है, हाल फिलहाल के बात है, तो आपके हाल फिलहाल के बाद से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए जवाब इसका डी लगा के आइएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था यानी कि बहुत सारा दल है। क्वेश्चन पूछा भारत में राष्ट्रीय दल कितना है? तो राष्ट्रीय दल 6 है। डिटेल से हम लोग चर्चा किए थे राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके सर्च मारिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि राजनीतिक दल के मान्यता कैसे मिलता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल क्या होता है, डिटेल से बताया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। चीन में कैसा दल है? तो चीन में एक दलीय व्यवस्था, चीन देश में। और द्विदलीय कहाँ है? तो अमेरिका में, इंग्लैंड में द्विदलीय व्यवस्था है। भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में ये सब में बहुदलीय व्यवस्था है। तो आज के हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। एक और जरूरी बात कि
इस चैनल पर आपको 10th और 12th के, हालांकि 9th के भी वीडियो बहुत है, तो 9th हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलग अलग टॉपिक का वीडियो बनाया गया है। इसमें साइंस का वीडियो मिलेगा आपको, इसमें जनरल कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और एसएसटी के डिटेल्स इसमें चर्चा किया गया है। तो आप लोग अपने सुविधा के अनुसार प्लेलिस्ट में जा करके कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग पिछले माह में यानी सितंबर महीना में जो भी एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन की चर्चा किए थे। आज की वीडियो हम लोग एसएसटी की चर्चा किए हैं। कल हम लोग साइंस के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, फिर अन्य सब्जेक्ट के जो भी होगा एग्जाम उसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।